हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्टडी करने से पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से ग्राफ है जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि हमने इसके पहले वाली क्लास में स्पीड के बारे में पढ़ा, मतलब इसकी पहले वाली जितनी भी क्लासेस थी उसमें स्पीड पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, ठीक है, वेलोसिटी पढ़ा। तो ये सारी जो क्वांटिटी है इनका यूज करके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और उन ग्राफ से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। मतलब उसकी यदि हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया किसी भी दो क्वांटिटी के बीच, तो उससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है और इन ग्राफ का बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। तो जब हम ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि किस ग्राफ का कहाँ यूज हम करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ। तो हमें इस चैप्टर में 3 टाइप के ग्राफ पढ़ना है। पहला जो कि हम आज क्लियर करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। सेकेंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड थर्ड है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये जितने भी ग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा हूँ 3 ग्राफ, इनका सबका अपना अपना एडवांटेज होता है। ठीक है, जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है? द ग्राफ विच इज प्लॉट बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टाइम। ठीक है, उसको हमने क्या बोले? पोजीशन टाइम ग्राफ। और यदि हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? द ग्राफ विच इज प्लॉट बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टाइम। ठीक है, इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा उसे हम बोलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। और जो ग्राफ एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में प्लॉट किया जाएगा उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आ रही बात समझ में? तो हमें आज केवल पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ना है। सबके अपने अपने एडवांटेज होते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आज हम सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे, कितने टाइप के ग्राफ हम इसमें प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे कंडीशन देखते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ की कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उस टाइम हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। ये आपको पहले से पता होगा ग्राफ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी रहते सारे पॉजिटिव रहते हैं। ये एक्स की वैल्यू रहेगी, यहाँ पर सारे पॉजिटिव रहेंगे। वाई की वैल्यू इस साइड में एक्स की वैल्यू निगेटिव में रहती है और इस साइड में वाई की वैल्यू निगेटिव में रहती है। ये ओरिजिन होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आपको पहले से मालूम होगा। ठीक है, तो इस में हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस का यूज करके यहाँ पर ग्राफ प्लॉट की। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो वाई एक्सिस है ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताएगी और जो एक्स एक्सिस है ये टाइम बताएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होगा तो उस टाइम पर जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे यदि आप टाइम को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर टाइम t1 है, तो इस टाइम आप पोजीशन देखिए ऑब्जेक्ट की x0 है। ठीक है, टाइम को आपने t2 कर दिया, तब भी पोजीशन क्या हुई? x0 ही। आ रही बात समझ में? टाइम को आपने t3 कर दिया, तब भी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। पोजीशन x0 के इक्वली, मतलब यहाँ पर x0 कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है विद टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, स्पीड भी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। आ रही बात समझ में? एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इस ग्राफ से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, और मेनली हम पोजीशन टाइम ग्राफ का यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन वेलोसिटी एंड स्पीड। इससे हम वेलोसिटी और स्पीड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कि वेलोसिटी और स्पीड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, इस ग्राफ को देखकर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन।
जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका है, क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आप हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उस टाइम पर उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है y एक्सिस पे हमने इसको प्लॉट किया है, और ऑब्जेक्ट जो टाइम है वो उसे हमने x एक्सिस पे लिया है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो उस टाइम ग्राफ जो मिलेगा हमें स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। यहाँ से ओरिजिन से यदि ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मोशन करना, तो मान लेते हैं हमारे पास जो टाइम है अभी t1 है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ यहाँ पर है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई। टाइम t2 हो गया, इस यहाँ से t2 माइनस t1 ये हम सेम लेंगे हर बार, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई। अब मान लेते हैं t3, तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं x1, ये है x2, ठीक है। ये हो गई x3, ठीक है। और यहाँ पर t4, यहाँ पर यदि हमने देखे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की x4, ठीक है। यदि हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट टाइम पर टाइम 0 से t1 तक, ठीक है। 0 से t1 तक अभी टाइम हमने 0 लिए, फिर t1 टाइम हुआ, इस टाइम तक x1 उसने कवर किया। t1 टाइम पर कितना डिस्टेंस कवर किया, x1 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। फिर t1 से t2 के बीच में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, x2 माइनस x1, ठीक है। x2 माइनस x1, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, ठीक है। x2 माइनस x1 कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितने टाइम पर किया इसने, t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल पर, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद हमने क्या किए, t3, t2 से t3, तो t3 फाइनल टाइम है और ये इनिशियल टाइम, तो इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है ये हमको मिल जाएगा। कितना कितना यहाँ पे इसके बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, x2 से x3 में गया है, तो क्या लिखोगे, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये t1 जो है और ये t2 माइनस t1 है और t3 माइनस t3, ये एक्चुअली में क्या है, इक्वल है। t1 इज इक्वल टू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस, यहाँ पे t2 है, सॉरी, ये क्या है, सारे जो टाइम इंटरवल है ना ये इक्वल है, और ये इक्वल टाइम इंटरवल में क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो x1 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, x2 माइनस x1 के और x3 माइनस x2 के, ये सारे इक्वल हो गए एक दूसरे के। आ रही बात समझ में। तो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और उसे हम इस तरीके से प्लॉट करते हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए अपने इनिशियल पोजीशन, इसको मान लो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर बढ़ रहा है। आ रही बात समझ में, मोशन कर रहा है, ठीक। तो इसको हम इस तरीके से प्लॉट करेंगे, और जब हमको यहाँ पर x1, x2, t1, t2 ये सारी वैल्यू मालूम होगी तो हम आसानी से इस ग्राफ को देखकर उसकी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ देखिए। अच्छा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसमें कंडीशन हमने ली है, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन हमको मिली है जो कि अवे फ्रॉम ओरिजिन है, मतलब हमने इनिशियल पोजीशन ओरिजिन माने हैं, ठीक है। फाइनल पोजीशन कुछ और रहेगी, ठीक। आ रही बात समझ में। ये जो ग्राफ बना है ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का तो है, बट यहाँ पर दो कंडीशन हम बनाएंगे यूनिफॉर्म मोशन की। फर्स्ट कंडीशन ये है और सेकंड कंडीशन ये वाली है, ठीक है। दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन है, बट फर्स्ट कंडीशन में क्या है, कंडीशन ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड
फाइनल पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर मूव करेगा तो उस टाइम इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन जो है, ये सेकंड कंडीशन हमको बताएगी। ये भी यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन है, लेकिन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड इनिशियल पोजीशन फ्रॉम फाइनल पोजीशन। आ रही बात समझ में? जब ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन की ओर मूव करेगा फाइनल पोजीशन से, तो उस टाइम कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर टाइम t1 है, ठीक है। टाइम t1 में ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर था, जीरो में तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यहाँ पे जीरो है, जीरो में ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में था, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम t1 में ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में आ गया, यहाँ आ गया, ये वैल्यू हो गई x की, ठीक है। अब टाइम t2 की बात करते हैं। टाइम t2 में फिर ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होते जा रही है, यहाँ पे ज्यादा वैल्यू रहेगी ना पोजीशन की, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा रहेगी, फिर डिक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, फिर आगे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते जा रहा है, इसका जो ओरिजिन से, ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की का जो डिस्टेंस है वो कम होते जा रहा है। मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन की ओर मूव कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो उस टाइम जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। तो ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, दोनों ही अलग अलग कंडीशन पर ग्राफ प्लॉट किए गए हैं। पहला जो ग्राफ है, इसमें हमने ये माने हैं कि ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर मूव कर रहा है, और यहाँ पे हमने ये माने हैं कि ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए, इस टाइम इंटरवल पर, यहाँ पर टाइम यदि हम t मान लेते हैं या tf मान लेते हैं, ठीक है, tf मान लेते हैं फाइनल टाइम, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है ये ओरिजिन, मतलब कि इनिशियल पोजीशन पर ऑब्जेक्ट आ गया है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने दोनों ग्राफ प्लॉट की, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब सारे टाइम इंटरवल इक्वल है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो पोजीशन है इनका यदि आप डिफरेंस निकालोगे ये भी इक्वल है, तो इस टाइम पर जो वेलोसिटी आएगी वो कांस्टेंट आएगी। वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी हर टाइम इंटरवल पर। यहाँ से 0 से लेकर t1 तक यदि आप वेलोसिटी निकालते तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है फार्मूला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यही होता है वेलोसिटी का फार्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट हर टाइम इंटरवल पर क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो वेलोसिटी क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी इस कंडीशन में। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा बताइए? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब वेलोसिटी में कोई चेंजेस आ ही नहीं रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आधी बात समझ में? दोनों कंडीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी और वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी की वैल्यू क्यों कांस्टेंट होगी? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर यदि मैं वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर यदि मैं 0 को इनिशियल पोजीशन मान लूं और x1 को फाइनल पोजीशन मान लूं तो क्या लिखोगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम क्या है? 0 है इनिशियल और इसके बाद t1 है, तो क्या लिखोगे? t1 माइनस 0, x1 अपॉन t1। ठीक है, ये आएगी हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। दूसरे बार आप निकालोगे वेलोसिटी तो यहाँ पर टाइम इंटरवल हो जाएगा t2 माइनस t1 और डिस्टेंस जो है उसका इंटरवल कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। क्या लिखोगे? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो ये जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पर, ये दोनों वैल्यू क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। इसके आगे भी यदि आप वेलोसिटी निकालोगे अलग अलग टाइम इंटरवल पर तो वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल आने वाली। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला गया कि वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर
हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा इस कंडीशन में, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इतनी सारी बातें जो भी मैंने लिखाया है आपको, जो भी ग्राफ प्लॉट किया इसे आप नोट करिए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम पोजीशन टाइम ग्राफ का लास्ट ग्राफ देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो उस टाइम जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, ठीक है। When object in non-uniform motion, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मीन्स क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। When object cover unequal distance in equal interval of time is called non-uniform motion। तो इसका हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे। ये अलग अलग टाइप का ग्राफ बन सकता है, ठीक है। ये x, ये t टाइम, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। ये x एक्सिस और ये होगी y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, पोजीशन और टाइम के बीच में, टाइम को हमने एक्स एक्सिस में ले लिए और पोजीशन को हमने वाई एक्सिस में ले लिए, ठीक है। इनके बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, यदि मान लो हमें ग्राफ इस तरीके से मिलता है, कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन के अलावा और इस कंडीशन के अलावा यदि आपको ग्राफ किसी और भी कंडीशन का मिल जाए, जैसे ये ग्राफ मिल गया, ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम ऑफ इंटरवल में, जैसे t1 पर वैल्यू अलग अलग टाइम, मतलब सेम टाइम ऑफ इंटरवल में हमें जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी, तो डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, ठीक। ये हो गया हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अलग अलग टाइप का मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास में हमने पोजीशन टाइम के बारे में स्टडी की है। ये टॉपिक आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पोजीशन टाइम ग्राफ का एडवांटेज देखेंगे, इसके एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम किसके कैलकुलेशन में पोजीशन टाइम ग्राफ का यूज करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।